दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के जो पद्य खंड है उस पर। और ये एक प्रकार के मास्टर वीडियो है। क्लास 10th की ये मास्टर वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 आ गया है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक के ऑब्जेक्टिव को देखे हैं और पार्ट 2 में 7 से लेकर के 12 तक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हिंदी के पद्य खंड में सब मिला करके 12 लेसन है और 12 लेसन में से 1/, मन की हाफ हम लोग कर लिए हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हाफ कर लेंगे। तो पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिएगा। और ये है पार्ट 2, इसमें हम लोग 7 से लेकर के 12 तक करेंगे। इसके अलावा क्लास 10th के और 12th के सभी प्रकार की वीडियो प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिएगा। आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सभी वीडियो जो भी मास्टर वीडियो है ऑब्जेक्टिव का है। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पता है कि 50% केवल ऑब्जेक्टिव से ही आ रहा है क्वेश्चन। 50% ऑब्जेक्टिव से और 50% सब्जेक्टिव से। तो समय को न गंवाते हुए चलते हैं अध्याय 7 की ओर। पाठ 7 का नाम है हिरोशिमा और हिरोशिमा पाठ के लेखक का नाम है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था जन्म से। और उनके लेखक परिचय से आता है क्वेश्चन। तो जन्म 1911 में कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी के कसैया कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था। ये मुख्य रूप से पंजाब के करतारपुर के मूल निवासी थे। अज्ञेय के माता का नाम बेअंती देवी, ध्यान दीजिएगा, इनके माता का नाम बेअंती देवी और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। कह रहे कि चिंता किसकी रचना है? तो अभी अज्ञेय जी की चल रहा है, तो मामूली सी बात है कि अज्ञेय का होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। करे कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये रचना है अज्ञेय का। पुष्करिणी किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी का। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। करे कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो ये मिलन यामिनी जो है इनकी नहीं है, बाकी सब है। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी जो है एक प्रकार के नाटक है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में, जापान का एक शहर है हिरोशिमा। करे कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो सूरज का प्रतीक अर्थ है अणु बम है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास एवं विभावना अलंकार है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? सूरज जो है नगर के चौक पर निकला है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद। कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो अरे यायावर रहेगा याद। हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय किसका उपनाम है?
तो सच्चिदानंद वात्स्यायन का धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से। अज्ञेय की निबंध कृति है कौन? तो इनमें से सभी कहने का मतलब कि भवंती भी, अंतरा भी, अतिरिक्त शंकु भी। अज्ञेय की काव्य संग्रह कौन सा है? अज्ञेय की काव्य संग्रह, तो इनमें से सभी हो जाएगा। हरी घास भर पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन की पार द्वार, ये सभी है। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? तो अज्ञेय का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। अज्ञेय के माता का नाम क्या था? अज्ञेय के माता का नाम वयंती देवी। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो अभी फिलहाल चल रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, तो वही होगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध है क्या? तो उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। अज्ञेय ने संपादन किया किसका? तो इनमें से सभी का कहने का मतलब रूपांबरा का भी, उस करिणी का भी, और तार सप्तक का भी। कर कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? तो एमए तक किए। करे कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम है? तो अज्ञेय के पिता के नाम हीरानंद शास्त्री है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अज्ञेय द्वारा रचित शाश्वती क्या है? तो जो उनके शाश्वती है वो एक प्रकार के निबंध है। कवि के अनुसार अणु बम क्या है? एक प्रकार के सूरज है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? प्रयोगवाद का सूत्रपात कहेगा तो वो भी अज्ञेय जी ने ही किए थे। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो ये परमाणु बम है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये हिरोशिमा है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो ये मानव की साखी है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी की द्वीप जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। तो ये रहा इस हिरोशिमा का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पाठ की ओर, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो ये है अध्याय 8 जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में।
तो अब हम देखते हैं कि माता पिता के बारे में इनके काफ़ी जानकारी नहीं है। इनको साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिले, इनको अनेक सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। हमेशा चौकन्ना कौन रहता था? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। करे कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? किस काव्य धारा की कवि हैं कहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नई कविता। करे कि हिंदी निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि, तो नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो निम्न में से वो है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? तो जंगल हो जाने से, मनुष्य जंगल ना हो जाए। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। पर कि दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष चौकीदार। कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जाने दुश्मन। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं? तो मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, इसी के बारे में सोच रहे हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो ये एक प्रकार के संवेदनशील कवि हैं। कुंवर नारायण एक प्रकार के संवेदनशील कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों। करे कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? मानवता की रक्षा को। बचाना है नदियों को, तो नाला हो जाने से। करे कि कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है कौन? तो कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इनमें से सभी है। कहने का मतलब आत्मजयी भी है, चक्रव्यूह भी है और परिवेश भी है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? तो ये है कहानी संग्रह। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना कौन है? आज और आज से पहले। वर्दी कौन कारक है? वर्दी करण कारक है। धूप कौन सा कारक है? अधिकरण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पुरस्कार से भी और साहित्य अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति आत्मजयी है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़ा चौकीदार की तरह। करे कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा उसने। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की?
1950 ईस्वी के आसपास से एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से जुड़ी हुई है। करे कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नदियों से, जो हमेशा मिलता था खाली स्थान है, के दरवाजे पर तैनात है। घर के दरवाजे पर कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करते हैं? चौकीदार से। करे कि कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करते हैं? तो चौकीदार से करते हैं। हवा में मात्रा बढ़ रही है, किसकी? हवा में मात्रा किसकी बढ़ रही है? तो आजकल की हवा में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। देखते हैं ऑप्शन क्या है। CO2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की। कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो कवि मरुस्थल होने से, जंगल को मरुस्थल होने से बचाना चाहते हैं। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, कैसे? वृक्षों की सहायता से अधिक वृक्ष लगा करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वृक्ष काटने से बिगड़ता है क्या? पर्यावरण बिगड़ जाता है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, कैसा? मैला कुचैला। कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे कवि हैं? नगर संवेदना के। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? मित्रता की, और मित्रता की होनी भी चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष ही हम लोगों को जीवन दान दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है, इसलिए मित्रता जैसा व्यवहार होना ही चाहिए। करे कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के दरवाजे पर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफिल की तरह। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम अब अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारी नींद। तो ये है अध्याय 9 हमारी नींद। ये क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट से दिया गया, जो कि पद्य है। तो हमारी नींद, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी नींद के लेखक का नाम क्या है, हमारी नींद को किसने लिखा है। तो हमारी नींद के लेखक का नाम है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल, हमारी नींद के लेखक का नाम है वीरेन डंगवाल। अब वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म इनका हुआ था पहले 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में। उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। माता पिता के बारे में उतना विशेष जानकारी नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। करे कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? तो ये वीरेन डंगवाल ने किए थे। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ इंच बढ़ गए पेड़। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? वीरेन डंगवाल।
वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? सन 1991 ईस्वी में। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र से सृष्टा। वीरेंद्र डंगवाल किस से दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? अमर उजाला के। इसी दुनिया में किसकी कृति है? वीरेंद्र डंगवाल की। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? मक्खी का। हमारी नींद का रचयिता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल विचारधारा के कवि हैं। कैसे विचारधारा के? तो जनवाद विचारधारा के। हमारे नींद किसका प्रतीक है? आलस्य का। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी। वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई थी किसकी? डी लिट की। हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? गरीब बस्तियों का। कवि हमें क्या सलाह देता है? नींद से जगने की। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अत्याचारी। अत्याचारी का अन्यायी होता है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन में देखते हैं। तो हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में और कानपुर में, यानी कि इनमें से सभी में इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक यथार्थ का। कविता के नए प्रतिमान कौन है? श्रीकांत वर्मा। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। कह रहे कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो ये 5 अगस्त 1947 को। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। वीरेंद्र डंगवाल का काव्य संग्रह है कौन? इसी दुनिया में। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दुष्चक्र में सृष्टा पर। करे कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। तो ये रहा
इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अगले पाठ जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। तो ये है क्लास 10 के अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षर ज्ञान के लेखक का नाम क्या है। तो अक्षर ज्ञान के लेखक का नाम है अनामिका। अनामिका अक्षर ज्ञान के लेखक का नाम है अनामिका। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। 1961 ईस्वी को अनामिका का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। इनके पिता का नाम श्यामनंद किशोर था, जो कि हिंदी के एक महान गीतकार थे। इनके माता के बारे में नहीं जानकारी मिली है। तो अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अक्षर उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति है आप लोगों के अक्षर ज्ञान से। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंग का क्या मतलब बताया है? तो अंग का मतलब होता है माँ की गोद में। ऑप्शन नंबर डी, माँ की गोद में। करे कि पंक्ति में से उतर जाता है, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता में पंक्ति है ये? तो ये आप लोगों को अक्षर ज्ञान में है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो ये कवि ने कहा से ली गई है। कवि ने कहा, वहाँ से ये अक्षर ज्ञान ली गई है। करे कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है? बीजाक्षर अनामिका का। गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? काव्य संकलन है। अनुष्टुप किसकी कृति है? अनुष्टुप अनामिका के। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अनामिका के। अनामिका किस काल की कवित्री है? अनामिका किस काल की कवित्री हैं? तो समकालीन काल के। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? क बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अंग पर आकर के थमक जाता है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? क नहीं अटता। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। बालक अंग से ड को क्या समझता है? माँ। कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? माँ बेटा। खालिश जिसको खरा या शुद्ध कहा जाता है, बेचैनी किसकी है? बेटे की। कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घ से घड़ा। कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? कहती है औरतें। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है कौन? स्त्रीत्व का मानचित्र। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी, अर्थात राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से और गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार से। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन कौन है? पोस्ट एलियट पोएट्री,
विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या? आंसू। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलके आंसू। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार। अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामनंद किशोर। खालिश शब्द है, खालिश शब्द है अरबी के अंग वर्ण है। तो अंग वर्ण एक प्रकार के नासिक के वर्ण है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? खरगोश। कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? अंग। घड़े का लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? अंग पर। प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है अंत्याक्षर। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिखा गया है? बाल मनोविज्ञान का। तो ये रहा 10 पास्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। तो अध्याय 11 है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जिनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में ही हो गया था। इनकी मृत्यु 55 साल की आयु में एक मर्मांगत दुर्घटना के कारण हो गया था। बाकी इनके मम्मी पापा के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है। तो अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर करें कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे? किसका हंस बनना चाहते हैं? तो ये किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। करें कि बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं कौन? तो जीवनानंद दास। करें कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो अबाबिल, कौवा भी और हंस भी, यानी कि इनमें से सभी बनने की चाहत रखते हैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? लौट कर आऊंगा फिर से। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बांग्ला भाषा के। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? भूमिजा नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने। सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है?
बंगाल की प्रकृति जीवनानंद दास को जाना जाता है? बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर। करे कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कौवा, हंस, उल्लू और सारस। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं? सरसों के बीच। रूपसा क्या है? रूपसा तो एक बंगाल की नदी है। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। लौट कर आऊंगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की। जीवनानंद दास हैं क्या? एक साहित्यकार। कवि मरणोपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में। लौट कर आऊंगा फिर से कविता किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कविता द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन। कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? नया चावल का। कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है क्या? क्या नहीं बनना चाहते हैं? तो मनुष्य नहीं बनना चाहते हैं और जानवर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनुष्य और जानवर नहीं बनना चाहते हैं। पक्षी अपने घर पर लौटते हैं शाम को। गंध है जहां होगी ही भरी घास की। किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की। करे कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। और इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के नहीं कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल में। तो ये रहा 11 पाठ का। मैं लौट कर आऊंगा फिर का लास्ट क्वेश्चन। अगले पाठ में हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये है अध्याय 12 क्लास 10 के लास्ट चैप्टर है ये पद्य खंड के। तो वो कह रहे कि मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु ये एक प्रकार के कविता है, लेकिन इनके लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। तो ये एक प्रकार के विदेशी कवि हैं, लेकिन इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 1875 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के प्राग में हुआ था, जो कि अब जर्मनी में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था और माता का नाम सोफिया था। इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। 1926 ईस्वी में 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। तो अब इनके हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करते हैं? तो ये प्रभु जी को संबोधित करते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के की। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं?
रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, जो कि अब जर्मनी में है। रेनर के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। रेनर के माताजी का नाम क्या था? सोफिया। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? प्रश्न करते हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? एक जर्मन भाषा के कवि हैं। रिल्के की कहानी संग्रह है कौन? टेल्स ऑफ अलमाइटी। रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है क्या? भावात्मक रहस्यवाद। करे कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जल पात्र। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? बेघर। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया है? धर्मवीर भारती ने। करे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो ये अद्भुत भाव का है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो कवि के कपोलों पर। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? मदिरा के स्वाधीन होने की बात करते हैं। करे कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर का। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? मनुष्य ने। रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन से। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के की। कवि अपने को भगवान का मानता है क्या? पादुका। लबादा का अर्थ क्या होता है? परिधान। रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? 1926 ईस्वी को। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त के न होने पर। चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे खाली स्थान लहूलुहान। वे भटकेंगे लहूलुहान। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? किसे खोकर? भक्त को खो करके। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के चरणों में। तो ये रहा पूरे पद्य खंड का लास्ट क्वेश्चन। 12 पार्ट के तो लास्ट क्वेश्चन है, ये है पूरे पद्य खंड का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट मिले आप लोगों को नए वीडियो। यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आप लोगों को नए अपडेट मिलेगा। यदि इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप 9th क्लास के हो या 10th क्लास के या 12th क्लास के भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।